अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं फराज और आप देख रहे हैं सिक्स्थ वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी इफ़ कंडीशंस और साथ में हमने एंड और ऑपरेशंस पे बात की थी। हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। इफ़ कंडीशंस के अलावा हमारे पास और भी कंडीशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। तो इस पे अब दोबारा एक बार रिकैप कर लेते हैं कि इफ़ कंडीशंस में हमारी जो सिंटैक्स है उसमें हमारे पास यूज़ होता है एक कीवर्ड इफ़ और उसके बाद हमारे पास पैरेंथेसिस होती हैं और फिर कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं। तो पैरेंथेसिस के अंदर आपने कंडीशन लिखनी होती है जिसमें जिसका रिटर्न ट्रू और फॉल्स आना चाहिए। तो आप इसमें डायरेक्टली ट्रू भी लिख सकते हैं, हमेशा ट्रू होगा। डायरेक्टली फॉल्स लिख सकते हैं, हमेशा फॉल्स होगा। फॉल्स होगा तो ये बॉडी कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। मतलब आप यहाँ पे console.log चेकिंग कुछ लिख लें तो ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि ये हमेशा फॉल्स है। अगर ट्रू लिखोगे तो हमेशा ट्रू रहेगा, तो ये फिर एग्जीक्यूट होगी, हमेशा एग्जीक्यूट होगी। तो हमें जब भी कोई कंडीशन बनानी है तो उसमें हमने देखना है कि उससे खामखा या ट्रू या फॉल्स रिटर्न हो। तो जिसके लिए हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ये एज है, तो एज का हमने बताया था कि एज इज़ इक्वल टू 15, ये एक कंडीशन है। तो अब यहाँ पे ये कंडीशनल ऑपरेटर्स जितने हमने यूज़ किए थे, जिसमें इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ओप्स, और लेस देन इक्वल टू, ये सारी कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस से हमेशा ट्रू या फॉल्स आएगा। तो लेफ़्ट साइड पे एक वैल्यू होती है, राइट साइड पे दूसरी वैल्यू होती है, दोनों को कंपेयर करना होता है। तो ये सारे कंपैरिजन के ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। तो मल्टीपल कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी आप इसमें डाल सकते हो, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में एंड और का ज़िक्र किया था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एंड का साइन है विच इज़ AND, ये और है विच इज़ और। तो ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन एंड यहाँ पे नहीं यूज़ होता। हम यहाँ पे AND नहीं लिख सकते, उसकी जगह जावास्क्रिप्ट में ये डबल एम्परसेंड का साइन होता है अगर आपने दो कंडीशंस को चेक करना है। फॉर एग्जांपल एज इज़ इक्वल टू 15 एंड कुछ और कर सकते हैं, एंड कॉन्स्ट नेम इज़ इक्वल टू जॉन। तो एंड नेम इज़ इक्वल टू जॉन। तो अगर एज 15 हो और नेम जॉन हो तो जॉन इज़ 15। ठीक है, राइट। तो ये काम किस तरह करता है? मतलब ये हमें कैसे पता लगेगा कि ट्रू कब आ रहा है, फॉल्स कब आ रहा है? उसके लिए एक एक लॉजिक है जो कि आपको याद रखना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल इससे हमारे पास वैल्यू ट्रू आ रही है, इससे हमारे पास वैल्यू ट्रू आ रही है। तो ये ट्रू हो गया। तो इससे क्या होगा? लेट्स से ट्रू, अगर एज की वैल्यू ट्रू है, दूसरी साइड पे साथ में एंड है, और फिर दोबारा ट्रू आ गया है, एज की वैल्यू यहाँ पे ट्रू आ गया है, नेम की वैल्यू पे ट्रू आ गया है। तो अगर ये दोनों ट्रू हो गए, ट्रू एंड ट्रू दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये इसकी वैल्यू ट्रू होगी। फिर जब ट्रू के साथ आप लिखते हो एंड फॉल्स, ये वाली फॉल्स हो गई है, तो इसका मतलब है कि ये जो कंडीशन है, इन दोनों दोनों ट्रू नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि इसकी जो रिजल्टिंग वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी, क्योंकि जब एंड आता है तो दोनों साइड ट्रू होने चाहिए, ताकि चाहे उसमें आप जितने भी लगा लो, एंड एक और भी डाल दो, कुछ और अगर वैल्यू आती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंड नेम इज इक्वल टू, नेम की जगह कुछ और डाल देते हैं, जेंडर इज इक्वल टू मेल। तो अगर जेंडर इज इक्वल टू मेल है तो
John is 15 and male, ठीक है। तो आप 3 कंडीशंस भी डाल सकते हो, इस तरह आप 100 कंडीशंस भी डाल सकते हो, जितनी आपकी मर्ज़ी आप डाल सकते हो। तो अब इन सब का रिज़ल्टिंग जो वैल्यू है वो ट्रू आएगा। जब ट्रू आ जाएगा तो फिर इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, वरना नहीं एग्जीक्यूट होगी। रिज़ल्टिंग वैल्यू अब यहाँ पे लिखी हुई है, ट्रू है। अब दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा। दोनों ट्रू नहीं है, एक फॉल्स है, कोई भी एक फॉल्स हो जाए हमेशा फॉल्स आएगा। फॉर एग्जांपल फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स आएगा। फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स आएगा। तो एंड की सिचुएशन में जब भी दोनों साइड या जितने और कंडीशंस आपके पास हों, कोई और कंडीशन डाल दी है, तो जितने भी हैं ये सारे अगर आपके पास सबका कंबाइन ट्रू आएगा, सब में ट्रू आएंगे, तो इसका मतलब रिजल्टिंग इसमें ट्रू होगा। और जो और है, तो और में ये होता है कि अगर एक साइड ट्रू है और दूसरा साइड ट्रू है, तो एग्जैक्टली इसी को रेप्लिकेट कर लेते हैं ना। अगर एक साइड ट्रू है और दूसरा साइड ट्रू है तो ये ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है ऑब्वियसली, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फिर भी ट्रू है, ठीक है। अगर ऑब्वियसली इस तरह लिख सकते हैं कि फॉल्स एंड ट्रू भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ये भी ट्रू होगा। तो क्योंकि इसमें से एक ट्रू आया हुआ है, अगर एक भी ट्रू आ जाए, क्योंकि जो और वाली सिचुएशन है, जावास्क्रिप्ट ये करता है कि पहला वैल्यू चेक करता है, अगर वो ट्रू आ जाए तो फिर वो नेक्स्ट चेक करने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो बस कह देते हैं ओके है। फिर दोबारा यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू चेक की, उसने ट्रू आया है, नेक्स्ट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसने ट्रू कर दिया है। फॉल्स में ये है कि अब फर्स्ट वैल्यू फॉल्स आई है तो वो फिर चेक करके ऑपरेटर क्या है, और है, ओके, नेक्स्ट चेक करने की मतलब ज़रूरत पड़ गई है, नेक्स्ट चेक करेगा, अगर ट्रू है तो बस ट्रू आ गया। फिर इसी तरह फॉल्स और फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स आ जाएं, ये चेक किया है जावास्क्रिप्ट ने, तो उसे पता लगा कि ये तो फॉल्स आ गया, फिर ये नेक्स्ट चेक करने की कोशिश करेगा, वो भी फॉल्स आ गया, तो फिर उसको वो फॉल्स कंसिडर करेगा। तो दिस इज़ एन एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द एंड कंडीशन। तो अब ये तो खैर नॉर्मल इंग्लिश से भी आपको पता लग सकता है कि एंड का मतलब है कि अगर दो स्टेटमेंट्स को आप ज्वाइन करते हो तो मतलब दोनों ट्रू होने चाहिए। अगर कह रहे हो कि जॉन की एज 15 है और मेल है, तो इसका मतलब है कि जॉन इज़ मतलब इसके सारे जो वैल्यूज़ हैं वो ट्रू हो गया, मतलब ये सारे जो वैल्यूज़ जॉन ने बताई है हमें वो बस ठीक बताई हैं। लेकिन अगर इसमें आप कहते हो आप एक और कंडीशन भी डाल सकते हो कि इसको फर्दर और कॉम्प्लेक्स कर सकते हो कि जेंडर इज इक्वल टू मेल, और इसको ब्रैकेट में डाल दें। ब्रैकेट में डालने का मतलब ये है कि इसकी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे वो सेपरेट हो जाएगी। मैं यहाँ पे डालता हूँ और जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि एज इज इक्वल टू 15 एंड नेम इज इक्वल टू जॉन, ओके, ये भी ट्रू आ गया, ठीक है, ये भी ट्रू आ गया, ठीक है। फिर ये एंड है, तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट भी चेक होगा, तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फुल ये वाली स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये फुल स्टेटमेंट ट्रू आनी चाहिए। फुल स्टेटमेंट का मतलब इसके अंदर जो वैल्यू है वो सेपरेट एवेल्युएट करोगे। अब क्या नाम है इसका, मैथमेटिक्स में भी आप करते हो कि जब भी आप कोई फॉर्मूला सॉल्व करते हो तो पैरेंथेसिस के अंदर जो होता है तो उसको पहले सॉल्व किया जाता है, फिर उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ये कंसिडर होती हैं। तो मतलब ये इस तरीके से जाता है। एग्जैक्टली इसी तरह यहाँ पे भी पैरेंथेसिस को प्रायोरिटी दी जाती है, उसको एवेल्युएट किया जाता है। तो सबसे पहले ये एवेल्युएट होगा, वो चेक करेगा मेल, अगर जेंडर मेल है फिर और है, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट वाला जो जो स्टेटमेंट है
उसको चेक नहीं करेगा। अगर ये वाला ट्रू आ जाए तो नेक्स्ट स्टेटमेंट को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे और लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे एंड होता तो दोनों को चेक करने की ज़रूरत पड़ती। तो अगर समझ ना आए तो कमेंट कर लिया करें, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया यहाँ पे, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आपने हमेशा हर एक स्टेटमेंट को अपने दिमाग में इमेजिन करना है कि ये ऐसे चल रहा है कि एज इक्वल 15। आपने अपने जहन में रखना है कि अगर एज 15 है तो इसको आप ड्राई एग्जीक्यूट करते हैं ना, इसको हम कहते हैं ड्राई एग्जीक्यूशन, कि यहाँ पे ट्रू आ गया। अगर एज इज इक्वल नेम इज इक्वल टू जॉन है, ओके हाँ ये जॉन है, ट्रू आ गया। फिर जेंडर इज इक्वल टू मेल, हाँ मेल ट्रू आ गया, ठीक है। जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, ये फॉल्स आ गया है। तो इससे आपका एग्जीक्यूशन क्या होगी, ट्रू और फॉल्स क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स, इन दोनों में से एक भी ट्रू होगा और है, तो अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो इसका मतलब है ये ट्रू होगा। फिर अब सारे ट्रू हैं और बीच में एंड है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू होगा, क्योंकि एंड में सारे ट्रू होने चाहिए, और में एक भी ट्रू होगा तो उसको ट्रू कंसिडर किया जाएगा। एंड में सारे ट्रू होने चाहिए और एक भी फॉल्स होगा तो उसको फॉल्स कंसिडर किया जाएगा। तो अगर ये इसकी लॉजिक की अभी भी समझ नहीं आई कि ये ट्रू फॉल्स किस तरह काम करते, तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लें और जहाँ पे मैंने वो टेबल बनाया था, let's see where is it, ये वाला, इसको आपने या तो समझ लें कि किस तरह काम करता है, आपको याद करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर याद करना है तो मर्ज़ी है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे हमने किया था कि ट्रू, फिर ट्रू, फिर ट्रू, तो इसका मतलब है कि ये इसकी जो रिजल्टिंग वैल्यू होगी क्या होगी, सारे जो ट्रू हो जाएं तो फिर सब ट्रू आ जाएगा, तो इसका मतलब ये एग्जीक्यूट होगा। मतलब हमारे जहन में ये चलना चाहिए। इस तरीके से आप अपना लॉजिक बना सकते हो, और यही एक आसान तरीका है एग्जीक्यूट करने का कि आप एक बार प्रोग्रामिंग पे समझ जाओ इसी चीज़ पे कि ये बेसिक लॉजिक आपके जहन में बैठ जाए, तो फिर उसके बाद ये आपको मैनुअली जिस तरह मैंने ये चेंज किए ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक इंस्टिंक्ट होगा, आप डायरेक्टली इस पे समझ जाया करेंगे, खुद ब खुद आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब खुद ब खुद आप कर सकेंगे इसको। और तो ये हमारे पास इफ़ कंडीशंस थी और ये ऑपरेटर्स थे हमारे, एंड और ऑपरेटर्स। तो इस पे भी प्रैक्टिस करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बेसिक्स इम्पोर्टेंट है। मैंने आगे काफ़ी एक कोर्स को लंबा करना है, मतलब इसमें कुछ चीज़ें डालनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं इसलिए सिर्फ बेसिक्स पे काफ़ी फोकस कर रहा हूँ, ताकि जो नॉन सीएस के जो लोग हैं उनको समझ आए, उनको जो बेसिक्स हैं प्रोग्रामिंग की उनकी समझ आए। अब ये चीज़ें जो हैं ये तो स्कूल में सीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, जो नॉन सीएस है उनको तो इन चीज़ों का नहीं पता होता कि ट्रू 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 फॉल्स ट्रू, मतलब इस तरह ये चीज़ें नॉन सीएस के स्टूडेंट को सिखाई नहीं जाती, ये नॉर्मल होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ये होती हैं, नॉर्मल चीज़ है। हर किसी को पता होता है कि अगर किसी ने एंड बोला है तो उसके लेफ्ट एंड राइट साइड पे जो स्टेटमेंट्स है दोनों ट्रू होने चाहिए, ये नॉर्मल इंग्लिश है। तो अगर उस तरीके से देखें तो ये ईजी है। दूसरा ये कि ये इफ़ कंडीशंस थी, जिसमें हमारे पास एल्स भी था। अगर इफ़ कंडीशन में यहाँ पे हमारे पास जो इसकी वैल्यू है, टोटल वैल्यू ट्रू आ जाए तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स आ जाए तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो इसका मतलब एल्स पे जाएगा, ये भी नॉर्मल इंग्लिश है। इफ़ दिस देन दिस एल्स दिस, ठीक है। इफ़ इट्स ट्रू देन डू दिस, एल्स डू दिस, तो नॉर्मल इसी तरह चलता है। अगर इस तरह इंग्लिश में आप रीड करोगे तो समझ आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रोग्रामिंग के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का समझना बहुत ही मतलब ज़रूरी है। और इसमें है इफ़ और फिर एल्स इफ़। अगर एक कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाए तो आपके पास सेकंड स्टेटमेंट अगर है तो आप उसमें डाल सकते हो कि यार ये एज अगर 15 है तो क्या, तो जॉन इज़ 15,
अगर एज 16 है तो आप कुछ और लिख सकते हो, जॉन इज 16, ठीक है। तो ये इफ़ है। फिर एल्स इफ़ सेम सिचुएशन, आप इस तरह 50 और एल्स इफ डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और सब में लिख सकते हो 17, 18, लेकिन कितनी एजेस आप चेक करोगे, अब ये फिर हम फ्यूचर में चेक करेंगे कि इसको किस तरह हम फर्दर और टी कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 15 एंड एज इज़ लेस देन इक्वल टू, हम कहाँ तक गए हैं, 17, 18, 19, ठीक है। जॉन इज़, फिर हमने क्या किया था, हमने ऑपरेटर्स में पढ़े थे कि स्ट्रिंग को ज्वाइन किया कैसे किया जाता है। हमने एक वेरिएबल में प्लस का साइन यूज़ किया था दूसरी वैल्यू को ज्वाइन करने के लिए। अगर किसी को याद हो, नहीं याद तो फिर वापस दूसरे पिछले वाले वीडियोस में जाएं और इसको दोबारा देखें। मैं अभी यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ। हमने क्या किया था कि हमने दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए एक फर्स्ट स्ट्रिंग को यहाँ तक एंड कर दिया था ऐसे, और फिर उसके बाद हमने प्लस का साइन डाला था ज्वाइन करने के लिए, और उसके बाद हमने दोबारा से एक वेरिएबल डाली थी और फिर प्लस का साइन डाला था ज्वाइन करने के लिए, किसके साथ, अगले स्ट्रिंग के साथ। अगला स्ट्रिंग कौन सा है, ये वाला है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि अगर आपने बीच में यहाँ पे एक वेरिएबल डालना है, बीच में फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डालना है एज की, तो एज यहाँ पे इस तरह काम नहीं करता। तो आपने यहाँ पे स्ट्रिंग को एंड कर देना है और यहाँ पे स्ट्रिंग को स्टार्ट कर देना है। तो ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया। अब ये वाली वेरिएबल है, ये वाली, यहाँ पे हम बस प्लस डाल देंगे, स्पेस डालने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन रीडेबिलिटी के लिए अच्छा है कि आप स्पेस डाल दिया करें और फिर प्लस, ठीक है। तो जॉन इज़ एक सेपरेट स्ट्रिंग हो गया एंड मेल इज सेपरेट स्ट्रिंग हो गया, और बीच में प्लस डाल के हमने एज को कंकैटिनेट किया है। इस साइड पे भी प्लस डाला है, इस साइड पे भी प्लस डाला है। प्लस का मतलब है कि ज्वाइन कर दो, किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ, प्लस स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन कर दो, तो बीच में वेरिएबल आ जाता है। तो अगर आप इसको प्रिंट करते हो तो आपको एक वो एज आएगी जो ऊपर लिखी हुई है, जो कि हमारे केस में अब ठीक है, मेल स्पेस डाल देते हैं आप, जॉन इज 15 एंड मेल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी प्रिंट हो जाता है। आप फर्दर और कंडीशंस डाल सकते हो इसमें, एंड मेल जेंडर इज इक्वल टू मेल, ये भी लिख सकते हो। तो फिर यहाँ पे अब मेल लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे कंडीशन डालनी पड़ गई है कि जो कंडीशन डाली है उसके हिसाब से मेल आए। अगर यहाँ पे मैं फीमेल भी लिख लूँ फिर भी मेल प्रिंट होता है, फिर क्या फ़ायदा। तो हम कंडीशन में यहाँ पे लिख लेते हैं कि जेंडर इज इक्वल टू मेल, फिर यहाँ पे हम रन कर देते हैं इसको, ठीक है। और अब यहाँ पे आप वेरिएबल भी लिख सकते हो, लेकिन ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप कंडीशन फॉर एग्जांपल एक जेंडर लिख दिया हमने, ठीक है। इसको हटा भी दें। अब जेंडर में क्या आएगा, कभी मेल आएगा और कभी फीमेल आएगा। यहाँ पे हम अगर चेंज कर दें फीमेल, फीमेल आ गया। अब वेरिएबल इस तरह ज्वाइन होती हैं। अब ये ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक किस्म का आपकी एक रिवीजन हो गई है। बस ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि कंडीशंस किस तरह काम करती हैं और इफ़ कंडीशंस किस तरह काम करती हैं, और ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं ये किस तरह यूज़ कर सकते हैं, एंड जो ऑपरेटर है इसके साथ कैसे यूज़ किया जा सकता है। अब इफ़ कंडीशंस के अलावा हमारे पास एक और कंडीशन है। मैं एक और कंडीशन लिख देता हूँ, उसका नाम है स्विच। स्विच एक कंडीशन है, जिस तरह इफ़ कंडीशन है स्विच भी एक कंडीशन है। ये एक तरीका है उसका कंडीशंस लिखने का। ये भी सेम एज इफ़ एल्स काम करता है। मतलब अब अगर आपने इफ़ लिखना है, इफ़ एज पे अगर आप चेक कर रहे हो, या फॉर एग्जांपल जेंडर पे चेक करते हैं, जेंडर इज इक्वल टू मेल, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग जेंडर इज मेल,
फिर आप एल्स इफ लिखते हो जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, ना console.log जेंडर इज फीमेल, फिर आप एक और एल्स डाल देते हो console.log जेंडर इज ट्रांस, तो तो जो यहाँ पे जेंडर की वैल्यू होगी, जेंडर की वैल्यू के हिसाब से वो चेक कर रहा है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। तो ये वाली कंडीशन से चेक किए, यहाँ पे फॉल्स आई है तो इधर प्रिंट नहीं हुआ। फिर वो एल्स पे क्या है, इफ़ ये वाली चेक की है, ये ट्रू आ गई है, फिर उसने ये प्रिंट कर दी है। मैं यहाँ पे ट्रांस लिखता हूँ तो रन करते हैं। अब यहाँ पे ट्रांस आ गया, जेंडर इज ट्रांस। तो यहाँ पे अब जेंडर चेक की है उसने, मेल, ये फॉल्स आ गया क्योंकि जेंडर में मेल नहीं है, ट्रांस है। फिर एल्स पे गया है, इफ़ चेक किया है, जेंडर में फ़ीमेल है। अब जेंडर फीमेल में नहीं है, ट्रांस है, तो ये फॉल्स आ गया है। तो इसके बाद एल्स पे गया है, मतलब कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो फिर एल्स पे जाएगा और वो जो भी इसमें लिखा होगा वो प्रिंट कर देगा। तो ये इस तरह इफ़ एल्स काम करती हैं। अब ये आपने बार बार जेंडर को, वेरिएबल को इस कंपेयर करना होता है, तो उससे इन्होंने एक और कंडीशन का बनाने का तरीका बनाया स्विच के नाम से। स्विच एक कीवर्ड है, जिस तरह इफ़ एक कीवर्ड है, एल्स एक कीवर्ड है, कॉन्स्ट एक कीवर्ड है, ये जावास्क्रिप्ट का अपना कीवर्ड है। आप इससे कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, ये आप फंक्शन नेम नहीं यूज़ कर सकते। तो स्विच एक कीवर्ड है, जिस तरह इफ़ यूज़ होता है उसी तरह आप स्विच भी यूज़ होगा। फिर पैरेंथेसिस होगी, पैरेंथेसिस के अंदर आपने सिर्फ ये लिखना है कि जेंडर में हमने मेल असाइन किया था, फिर उसे ट्रांस असाइन किया, फीमेल असाइन किया, तो इस तरह आप यहाँ पे जेंडर लिख देंगे सिर्फ, ठीक है। और फिर बॉडी है, और बॉडी के अंदर सेम एज इफ कंडीशन इज नॉट डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे अब डिफरेंस क्या आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अब आपने कंडीशन नहीं लिखी, जो एक्सप्रेशन है आपने यहाँ पे नहीं लिखी, आपने सिंपल सिर्फ एक वेरिएबल बताया कि वेरिएबल क्या है, किस चीज़ के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपने ये भी नहीं बताया कि इक्वल टू है या लेस देन है या ग्रेटर देन है। यहाँ पे आपने सिर्फ ये बताया कि वेरिएबल क्या है, किस चीज़ के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो आप लिख देते हो केस। अब यहाँ पे ये केस एक कीवर्ड है, जिस तरह स्विच कीवर्ड है केस। फिर आप केस में बताते हो कि जेंडर में क्या पड़ा है, जेंडर में मेल है, तो कॉलन डालेंगे। अब यहाँ पे कॉलन डालना है, सेमी कॉलन नहीं डालना। ये डबल डॉट जो कॉलन है, सिंगल ये कॉलन, सेमी कॉलन ये है, कॉलन ये। तो केस मेल, तो क्या करोगे, console.log जेंडर इज मेल, ठीक है। फिर इसके बाद आपने ब्रेक डालना है, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब है कि बस जिस तरह ये इफ कंडीशन यूज़ होता है ना कि जेंडर मैच हुआ, अगर मैच हुआ ट्रू आ गया तो फिर ये एग्जीक्यूट कर देता है, तो उसके बाद ये चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होती। तो स्विच में भी सेम है कि ज़रा समझने में मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करेंगे तो समझ आ जाएगी। बार बार रिपीट करूँगा। स्विच स्टेटमेंट है, फिर उसके अंदर आपने एक वेरिएबल डालने है या कोई वैल्यू डालनी है। वेरिएबल डाला, एक्सप्रेशन डालना है, और उसके बाद आपने बताना है कि इसकी एक्सप्रेशन की जो रिजल्टिंग वैल्यू है वो क्या होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जेंडर में जो वैल्यू है वो मेल है, तो ये हो। तो उसके लिए इफ ये केस है, केस मतलब इस जेंडर में क्या पड़ा हुआ है, हमने कहा है मेल पड़ा हुआ है, हम लॉक करेंगे, फिर ब्रेक करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा है केस, जेंडर में क्या है, फीमेल, console.log जेंडर इज फीमेल, फिर ब्रेक करेंगे। ब्रेक में बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि या ब्रेक लिखना भी नहीं चाहते, नहीं लिख सकते, यहाँ पे ना लिखें। मतलब इसका मतलब अब ये होगा कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो भी जाए तो नेक्स्ट वाली कंडीशन खामखा ये चेक करेगा। तो हमने कहा है कि नेक्स्ट कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस ब्रेक कर दो, यहाँ पे ख़त्म कर दो। ब्रेक मतलब इस कंडीशन से, इस बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये लाइन बाय लाइन चेक हो रहा है ना, ये चेक करेगा जेंडर में मेल है, लॉक कर देगा, फिर अगर मेल है तो ब्रेक कर देगा यहाँ से, क्योंकि केस के अंदर ब्रेक कर देगा, तो इसका मतलब ये बाहर निकल आएगा। अगर ये
जेंडर में मेल नहीं है तो फिर ये नेक्स्ट चेक करेगा, नेक्स्ट वाली केस चेक करेगा। उसमें क्या है, फीमेल है, फीमेल अगर है तो फिर ये लॉक कर देगा। फिर उसके बाद आपने अगर ब्रेक लिखा है तो फिर ये बाहर निकल जाएगा। अगर ब्रेक नहीं लिखा हुआ यहाँ पे तो फिर ये भी चेक होगा, ये भी चेक होगा, मतलब ये भी चेक होगा, प्रिंट हो जाएगा, फिर ये भी चेक होगा, और ये अगर प्रिंट ना भी करे लेकिन चेक होगा। ब्रेक लिखना अब ज़रूरी है। फिर यहाँ पे हमारे पास है डिफ़ॉल्ट, जिस तरह एक इफ़ है। अब इसे कंपेयर करें ना इसके साथ, सिंपल सिंटैक्स का डिफरेंस है। फिर डिफ़ॉल्ट है। अब डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि उसमें आप बताते हो कि अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो क्या करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ console.log जेंडर इज़ ट्रांस। ठीक है, ये वाले कमेंट कर देते हैं सारे और ये रन कर देते हैं, जेंडर इज़ ट्रांस। तो इसको मैं मेल कर देता हूँ। अगर स्विच समझने में ज़रा मुश्किल है तो फ़िलहाल के लिए आप सिर्फ जान लें कि स्विच स्टेटमेंट कोई है। इफ़ के मुकाबले में एक और स्टेटमेंट है जो कि आपका काम आसान कर सकती है। अगर फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ती है तो शायद आप फिर यूज़ कर सको। अगर आपके लिए मुश्किल है या मैंने इसी तरीके से समझाया नहीं तो फिर आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। लेकिन अगर आपको लगता है मुश्किल है तो आप यही यूज़ करें, सिंपल इफ़ कंडीशंस हैं। इसमें और कोई कीवर्ड यूज़ नहीं हुए हुए, सिर्फ इफ़ है और एल्स है। और इसमें सेम एज़ वही है, आपने स्विच यूज़ करना है लेकिन कंडीशन आपने एक बार यूज़ करनी होती है और उस कंडीशन में आप बताते हो कि वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ये केस मेल फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर यहाँ आएगा, सेकंड केस पे सेटिस्फाई हो गई तो यहाँ आएगा। तो इस तरीके से आपने चलना होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं इसको यहीं पे बंद करने वाला हूँ। अगर आपको कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा।